सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हमारे अपने चैनल CP स्मार्ट क्लासेस में। और आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे MCQ सीरीज़ में, जो हम काफ़ी दिनों से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को इसका क्वेश्चन कंटेंट वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इसको सीरियसली देख रहे होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि कितना सीरियस हो के आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। तो आई विश यू आर डूइंग वेल, और प्रिपरेशन भी आपकी चली रही होगी इसके साथ ही, क्योंकि ये तो सिर्फ MCQ सीरीज़ है। आपको जो इसका जो वास्ट कह सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन होता है, वो आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, या आप जो भी है उसके बाद आप आकर के MCQs वगैरह सॉल्व करें तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कानून को एक तरह से आप कह रहे हैं कि कानून को मनमानी करने से रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आप लोग बहुत सही से पकड़ पा रहे होंगे। देखिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17 आपने पढ़ रखा है। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं हम इनके अंदर। तो जो आर्टिकल 14 है वो ही कहता है कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं और सभी के लिए एक जैसा कानून। मतलब मनमर्जियाँ नहीं है कि जिसको चाहे उठा के डाल दीजिए जेल में, और जिसको चाहे आप उसको बावजूद उसने गुनाह किया उसको आप छोड़ दीजिए, कुछ इस तरह की बात। तो कानूनी सत्ता पर जो है वो अंकुश लगाना, नियंत्रण लगाना आर्टिकल 14 के अंदर आता है। देखिए यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन देखने मिल जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक कंसेप्ट अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बता दूंगी। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप कह सकते हैं। विधि के समक्ष समता, ये यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड है आप कह सकते हैं, जो आर्टिकल 14 है। तो जब विधि के समक्ष समता की बात कर रहे हैं, वो ये वाला प्रोविज़न जो है ये बेसिकली USA के संविधान से उठाया हुआ है हमने, ठीक है। और अगर इसके दूसरी वाली लाइन को पढ़ेंगे विधियों के समान संरक्षण से, तो ये ब्रिटेन वाला है, ये ब्रिटेन से उठाया हुआ है हमने। तो लेकिन जो मेजॉरिटी कही जाती है इस आर्टिकल की कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो वो मोटा मोटा ब्रिटेन से ही लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कहीं इस तरह का कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला होगा और पूछेगा तो ध्यान रखिएगा उसमें US का भी थोड़ा सा रोल है इस वाले आर्टिकल को लेके। वेट अ मिनट। ओके राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के, भाई थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसको इग्नोर कर दिया करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन समझिएगा। पूछा यह जा रहा है कि इनमें से जो आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, कौन से अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अगर जो कानून आपको उसका वो नहीं दे रहा है अधिकार, तो आप उसको प्रवर्तित कराने के लिए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है सब लोग समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है ये। संवैधानिक, मौलिक और सांविधिक, आपको सीधे सीधे कहीं नहीं जाना है। सीधे आपको पता है कि बात मौलिक अधिकारों की है, क्योंकि जब मौलिक अधिकारों का हनन अगर राज्य कर रहा है, अगर आपको लगता है कि एक इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उसके जो भी दिए गए अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, रोक लगाई जा रही है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा कर के आर्टिकल 32 में जो आपकी 5 रिट्स दी गई हैं उनमें से कोई भी जिसके हिसाब से आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट आर्टिकल 32। इसीलिए देखिए BR अम्बेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो देख लीजिए, मैंने वही सब आपको बता दिया है। सो ये हमारे ऐप के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप इसको एक बार अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल करें और एक्सपीरियंस शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जिन लोगों ने नीति निर्देशक DPSP बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं वो इसको आराम से लगा के कर ले जाएंगे, बाकी को हो सकता है थोड़ा सा इशू हो। सो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, कोई दो राय नहीं, ये तो उद्देश्य है ही। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ऐसा भी इसमें जो है बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जहाँ आर्टिकल 51 जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रमोट करता है। तो ये तीनों ही अपने आप में सही है। और जब आप चौथा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता।
धार्मिक राज्य की स्थापना करना जैसा तो पूरे संविधान में किसी आर्टिकल में शायद ही बात की गई हो, बिल्कुल भी इसका कोई मेंशन नहीं है। हाँ, मौलिक अधिकारों में कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ को आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल प्रोविजंस दिए ज़रूर गए हैं, लेकिन उसके आधार पर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम एक धार्मिक राज्य इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन सही है, जो हमने पूछा था उद्देश्य नहीं है, तो वो बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। हाँ ठीक है, ये भाग 4 में आते हैं। डीपीएसपी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, और इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लोग पढ़ चुके हैं वो कर ले जाएंगे इसको। स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो बनाई गई थी और उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसी भी चीज़ें तो हो, हमेशा हमको सिर्फ अधिकार दे दिए, हमको राज्यों को कुछ अधिकार दे दिए थ्रू डीपीएसपी, राज्यों को कुछ कर्तव्य दिए हैं, और आम नागरिकों के लिए हमने मौलिक अधिकार दे दिए हैं, लेकिन अधिकार तो अपनी जगह है, कर्तव्यों का क्या? कर्तव्यों की बात कहाँ की जाएगी? तो स्वर्ण सिंह समिति का जब गठन किया गया तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो इस तरह से कुल 11 ड्यूटीज़ हमारे पास आज वर्तमान समय में है। सबको एक बार आप जो है पूरी 11 की 11 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1976 सन भी याद रखिएगा कि कब आया था, तो ये 1976 में शामिल किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आर्टिकल 51 में ए लगा करके उसको बंद को जोड़ा गया था, ठीक है। और संविधान संशोधन, इसको भी इग्नोर मत करिएगा, पूछा जाता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सो दिस इज 42nd, ठीक है। 42 जो था वो संविधान संशोधन था 1976। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, अब इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री पात्र नहीं होगा? वो स्वयं प्रत्याशी हो, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, या राज्य विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य हो। एज यू नो, विधानमंडल के 2 सदन हैं हमारे पास किसी किसी राज्य में। जो कुछ राज्य हैं जहाँ पे हमारे पास 2 सदन हैं, व्यवस्था सबके लिए है, लेकिन जो चाहे वो रख सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब बात ये होती है कि राष्ट्रपति के मतदान के लिए कुछ अर्हताएँ हैं, तो वो अर्हताएँ में ये है कि सबसे ज़्यादा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो उस मतदाता सूची में होते हैं। तो अब आप अगर पढ़ेंगे उच्च सदन मतलब विधान परिषद, जो कि विधान परिषद का कोई लेना देना नहीं होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। सो यहाँ पे सी ऑप्शन सीधे आपका सही निकल के आएगा, क्योंकि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का अगर सदस्य है यानी विधान परिषद का सदस्य है तो वो पात्र नहीं होगा। हाँ, अगर स्वयं प्रत्याशी है तो बिल्कुल दे सकता है, अगर उसने बहुमत सिद्ध करना अभी शेष है तो भी दे सकता है, और अगर निम्न सदन मतलब विधानसभा का है तो वो बिल्कुल दे ही सकता है अगर निर्वाचित है तो। चलिए, एक्सप्लेनेशन कहता है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड कि विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते, और अगर मुख्यमंत्री सदन का सदस्य है तो वो उसके लिए मतदान का पात्र नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति, आप कह सकते हैं कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए थे, आपको बताना है एस राधाकृष्णन, वी गिरी एंड संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये सब अपने अपने समय पर इन लोगों ने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है, लेकिन सही आंसर यहाँ एन संजीव रेड्डी है, जो एकमात्र व्यक्ति हैं निर्विरोध चुने जाने वाले, ठीक है। इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, 1977 से 1982 तक ही ये रहे थे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो बहुत बार पढ़ते हैं हम, उसके बावजूद अक्सर गलती हो जाती है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और क्या कर सकते हैं, तो राज्यसभा का सभापति जो है, आप में से कई लोग बिल्कुल सही बता रहे होंगे, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी जो है वो इसका सही आंसर दे रही होगी। एक सेकेंड, लेट मी,
हाँ जी, तो उपराष्ट्रपति जो है आपको पता है सबको कि राज्यसभा का पदेन सभापति पदेन अध्यक्ष होता है। वो अब उपराष्ट्रपति के जो भत्ते और ये सब होता है उसका पद ग्रहण ज़रूर करता है, लेकिन जो उसको वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के मिलते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपको मेंशन भी किया हुआ है कि अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि वो उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड कोई वेतन भत्ते नहीं लेता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य इकलौती एक जगह है जो हम जानते हैं कि बुरजहोम कश्मीर में, जो बुरजहोम में जहाँ पे गर्तावास में आप देखते हैं वहाँ प्रचलन था। तो जब वहाँ खुदाई हुई तो पता चला कि इंसान के साथ कुत्ते को भी वो लोग दफनाते थे, रिवाज था। एक कुत्ता भी जो है शायद ऐसी कुछ प्रजाति के मालिक के साथ अपना उसका कुत्ता भी जा रहा है। और गर्तावास समझ लीजिए कि आप कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर गड्ढे बना करके घरों में रहना, घर बना के रहना, ये वहाँ पे प्रचलित था। कहाँ? बुरजहोम में, कश्मीर में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको इग्नोर मत करिएगा, ये पूछा जाता है कि किस युग का था वो बुरजहोम, नवपाषाणिक युग का। आप उसको जो है वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं बुरजहोम को। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। और ये भी सब लोगों ने कर रखा है क्योंकि ये बहुत बार हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। जहाँ पे इजी क्वेश्चन डालना होता है एग्जामिनर को तो वो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो मोहनजोदड़ो, यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत बड़ा स्नानागार जो है मिला है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अक्सर पूछी जाती है, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वो भी मोहनजोदड़ो से आपको मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अलग अलग साइट्स से अलग अलग चीज़ें मिली हैं। जैसे लोथल से आपको डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड यानी जहाज़ों की गोदी, जहाँ पे कालीबंगा से जुते हुए खेत, और हड़प्पा में जो है अन्नागार वगैरह। तो ये सारी चीज़ें पूछता है कि कहाँ से ये फला चीज़ कहाँ से मिली, मोहरे कहाँ से मिली सेल खड़ी की। तो ये सारी चीज़ें एक बार इसका शॉर्ट नोट टाइप का बना लीजिएगा कि अलग अलग सिंधु घाटी की सभ्यताओं में से कौन कौन सी चीज़ें स्पेसिफिकली मिली हुई हैं जो जिनका महत्व है आज के समय में। तो महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लंबाई वगैरह देखना चाहें तो देख लीजिएगा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, बाकी नहीं तो फिर इतना काफ़ी है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया किस सभ्यता में किया गया, ये बताना है। क्योंकि मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका और भारत की बात है। सब लगभग समकालीन सभ्यताएं थी, कुछ आगे कुछ पीछे। तो जो सबसे पहले कपास देखा गया है तो वो मेंशन होता है भारत में, जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, जो आर.डी. बनर्जी थे उनके नेतृत्व में। तो उस समय पे आपको वहीं कहीं से सिंधु घाटी के आसपास उनको मिला था सूती कपड़े के बने हुए वस्त्र कपास के। तो सिंधु अब ये वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं कपास के सूट, जो सिंधु कालीन आपका नगर है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अगेन बात कपास की हो रही थी, अब लौह धातु की हो रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो, क्योंकि नया क्वेश्चन है ये। लौह धातु एक्चुअली ऑप्शन नए हैं, क्योंकि लौह धातु के लिए और भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है जो आपने अक्सर पढ़े हुए हैं। तो तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आपको बता दूँ, अतरंजी खेड़ा आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और स्थल थे, देख लेते हैं। अतरंजी खेड़ा, अक्षत्र, आलमगीरपुर जो यूपी में है, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य, इन सब जगहों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष मिले। तो अगर आपसे कभी अतरंजी खेड़ा जैसा ऑप्शन ना दिया हो, उनमें से कोई और दिया हो, तो भी आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, अतरंजी खेड़ा में लौह धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ भी मिली हैं। तो यहाँ पे लौह को गलाने का कार्य होता था, ये भी से इंडिकेशन मिल गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देख लेनी चाहिए आपको। अभी बात करते हैं उपनिषद काल की। तो वहाँ के राजा, उनके उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। भाई ये वो काल है जहाँ पे उपनिषद की रचना हो रही थी, ये वो काल कहा जाता है। तो उस समय जो अलग अलग आपके संघ थे, राज्य थे, उनके राजा अलग अलग जगहों के थे। बात हो रही है राजा अश्वपति। तो केके जो था संघ था, आप कह सकते हैं राज्य था, केके राज्य के राजा अश्वपति वहाँ के शासक थे, केके के। बाकी के देख लीजिए, उपनिषदों में जो वर्णित राजाओं में आया है, विदेह के राजा जनक,
पांचाल के राजा प्रवाहर जाबाली, केकय के अश्वपति और काशी के अजात शत्रु। सारे के सारे ध्यान रखिएगा, एज यू नो कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है क्योंकि एग्जामिनर कोई और होगा। सो 13 नंबर कह रहा है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्न स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। अगर आप सीरीज से लगाएंगे स्तर से तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आ रहा है हमारा क्षोमंडल, देन स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल जिसमें आपकी ओजोन लेयर जो है वो है। उसके बाद ताप बढ़ना स्टार्ट होता है मीजोस्फेयर और फिर आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, यानी ये पूरा क्रम है जो आपका चलता है। तो एक्सोस्फेयर तक नहीं जाते, सेकंड लास्ट जो आपकी परत है आयन मंडल जिसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, वहाँ वो क्या होती है, ये आपके जितने भी ये टीवी रेडियो और जितनी वेव्स हैं इनको रिफ्लेक्ट करने का काम कौन करता है, आयन मंडल। अच्छा, एक चीज़ पूछी जाती है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल स्तर कौन सा है, तो भाई समताप मंडल है। क्यों? समताप मंडल जैसे कि नाम से ही वो समझ में आ रहा है, एक समान टेम्परेचर होगा तो मौसमी घटनाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा ना के ही बराबर होती हैं। तो सबसे अनुकूल दशा आपको समताप मंडल में मिलती है एरोप्लेन उड़ाने के लिए, विमानों के संचालन के लिए। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आयन मंडल उत्तरदायी है। यदि आयन मंडल नहीं होता तो रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती, यानी कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, और उनका सुनना हमारे लिए संभव नहीं होता। फैलाव इसका 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ने लगता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप इसको बहुत वास्ट तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आयनोस्फेयर को आपको कई परतों में डिवाइड करना होगा, जैसे कि DEFG, ठीक है, ये उसके भी इन्होंने पार्ट्स कर रखे हैं, तो वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लेसन होगा जिसमें आपको ये सब जो है देखने पढ़ने मिलेगा। आयन मंडल के बाद आपका एक्सोस्फीयर या वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है, वहाँ तक कोई लेना देना नहीं है उससे। ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिनमें से सबसे लाइव जो समय जो चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो डिमांडिंग है, वो है म्यूज़िक का TGT का नया बैच, वो अभी लाइव चल रहा है। बिना देर की आप इसमें एनरोल कर लीजिए हमारे ऐप को डाउनलोड करके। बाकी के कोर्सेज के बारे में आपको पता ही है। ये सब आपकी कुछ। अब बात करते हैं सूर्य का प्रभा मंडल या हैलो जिसको बोलते हैं, या आप कह सकते हैं टाइप का ऑरा आपने देखा होगा अक्सर, सूरज के चारों ओर दिख जाता है एक शाइनिंग सा, आपको उसके घेरा जैसा दिखता है, ठीक है। तो वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, लेकिन वो प्रकाश का अपवर्तन होता किस कारण से है ये बताना है। स्तरीय मेघों के जलवाष्प से, पक्षाप कपासी मेघों के हिम स्फटिकों से, पक्षाप मेघों के हिम स्फटिकों में और पक्षाप स्तरीय मेघों के धूल कणों में। अच्छा जी, यहाँ पे दो ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है कि पक्षाप कपासी मेघों के हिमस्फटिकों से या पक्षाप मेघों के हिमस्फटिकों, क्योंकि देखिए कपासी जो है वो थोड़े से कंपैरिजन टू पक्षाप वो थोड़े से नीचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है पक्षाप मेघों के हिमस्फटिकों से, ऑप्शन नंबर सी ही है, यस। हाँ, क्योंकि कपासी मेघ जो है आपको, कपासी जो वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये इतनी ऊंचाई पे नहीं होते हैं कि वहाँ पे वो सूर्य का प्रभामंडल बनाने के लिए जिम्मेदार हो। तो पक्षाप मेघ जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं इतनी ऊंचाई पे होते हैं कि वहाँ से जैसे ही सनरेज आई, अपवर्तन हुआ कि वहाँ पे जो उसके बर्फ़ के कर हैं, हिमस्फटक हैं, वो अपवर्तित होते उसके कारण, और फिर उसके ही चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ जो है वो एक बर्फ़ होगी, ठंडा होगा, ठंडा गर्म मिलके वो जो आप समझ रहे हैं कि वो औरत जैसा बन जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। तो वो इसी की वजह से होता है। अच्छा, कपासी मेघ इतनी ऊंचाई पे नहीं होते हैं कि उनमें वो सूर्य के नज़दीक वैसा कर पाए, ना ही उनमें हिम स्फटिकों की इतनी मात्रा होती है कि वो प्रभामंडल बनाने के लिए ज़रूरी होता है जितना। तो ये भी लेयरिंग है, आपको बादलों का वर्गीकरण वगैरह भी आप जब किसी अच्छी बुक से पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी अच्छे से उसमें डिस्क्रिप्टिव मैनर में आपको दिया होगा कि कौन से बादलों से क्या क्या होता है और किसकी जिम्मेदार होते हैं, अलग अलग टाइप की, किन से वर्षा ज़्यादा होती है, किन से नहीं होती है। तो ये सब उसका जो है वो लेना देना है बादलों वाले चैप्टर से। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है। अब भाई यहाँ पे लैगून झील बताना है कि नहीं है, ठीक है। अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार और पुलिकट, तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। पेरियार झील जो है वो लेगून निर्मित नहीं है, बाकी की तीनों अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट लेगून झील है। लेगून झील आपको पता है क्या होता है कि जब प्रवाल तट के सहारे अपना वृद्धि करता है तो क्या होता है, निक्षेपित होते होते एक जगह ऐसी आती है कि तट से एक पार्ट बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। प्रवाल भित्तियों में आपने पढ़ा होगा अच्छे से,
फिर भी मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो अवरोधक प्रवाल भित्ति होती हैं वो यही होती, तट के सहारे वो बढ़ना स्टार्ट होती हैं और वो कुछ ऐसे अपना जो है निक्षेपण कर देती हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये तट है, ठीक है, तो वो ऐसे हो जाती, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये बन जाता है इस टाइप का चारों तरफ प्रवाल का वो घर। तो यहाँ से एक पार्ट इसका कहीं खुला होता है समुद्र से, ये लिंक होता है समुद्र से, ठीक है, तो यहाँ से पानी भर के वो लेगून लेक बन जाती है, उसमें पानी भरते भरते, और वो बाकी के समुद्र से खुद को अलग ही टाइप की प्रतीत होती है देखने में, तो वो लेगून झील होती है। तो यहाँ वही बताना था आपको। तो पेरियार लेगून झील नहीं है। बाकी की चिल्का, अष्टमुडी और पुलिकट झीलें लेगून झील है। रेत और क्ले के निक्षेपण द्वारा सागरीय जल के अलगाव से निर्मित चैनल में बनी होती है। यहाँ रेत और क्ले भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो लेगून का मतलब ही होता है कि वो प्रवाल या लेगून से बनी हुई होती है, ठीक है, प्रवाल से। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। तो ये पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आगे के ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए, फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि वो सब गलत है, क्योंकि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये आपको पता है। सेकंड जो आपका टेंस है वो है बुध। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, बिल्कुल नहीं भाई, सिलिकॉन कैसे हो जाएगा, वहाँ तो सियाल सीमा निफे की बात हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और लोहा है, और सियाल सीमा निफे वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी पुराना हो गया और अब उसको जो है मान्यता नहीं है, अब एनसीईआरटीज़ में आपको वो वाला कंसेप्ट मिलेगा नहीं, ठीक है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75%, ये भी बिल्कुल नहीं है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 190। तो अल्टीमेटली जब आपने पहला ऑप्शन पकड़ लिया था और आप श्योर थे कि नहीं ये सही है, तो आप चाहें तो बाकी के ऑप्शन पढ़ना स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। हाँ, ये उसी सूरत में करिएगा जब आपको पता हो कि मैं इस ऑप्शन को लेके डैम श्योर हूँ। तो बात करते हैं पृथ्वी के घनत्व की। तो घनत्वों के अनुसार जो ग्रह हैं आप देख लीजिए, पृथ्वी के बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, और ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हैं कहीं अलग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न महासागरों में से एक में डायमंटीना ट्रेंच स्थित है। ट्रेंचेज आपने पढ़ी है, जो सबसे ज़्यादा गहरी है मेरियाना, वो सब पढ़ते हैं हमेशा, प्रशांत महासागर, लेकिन बाकी की ट्रेंचेज भी हमको देखनी है ध्यान से, अलग अलग महासागरों की हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट ट्रेंचेज। तो डायमंटीना की बात हो रही है, अपने हिंद महासागर में ही है ये डायमंटीना, ठीक है। डायमंटीना गत हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी गहराई 80 से 43 मीटर है। गहराई इसलिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गहरी या ऐसी कुछ तो नहीं है, क्योंकि मेरियाना ट्रेंच सबसे ज़्यादा गहरी है, तो हमको वो ही ध्यान रखना होता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो पहले तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, टेम्परेचर, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन और दाब। तो जिन लोगों ने कॉरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ा है वो जानते हैं, तो यहाँ कॉरियोलिस इफेक्ट भी नहीं दिया हुआ है अल्टीमेटली। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कॉरियोलिस इफेक्ट या कॉरियोलिस बल क्यों होता है? पृथ्वी अपनी जगह पे जो घूर्णन करती है, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है, उसके कारण इफेक्ट जो पैदा होता है, तो वो होता है कॉरियोलिस इफेक्ट। वो परिक्रमण के कारण होता है, घूर्णन के कारण नहीं होता, हालांकि यहाँ पे लिख दिया है, बट आप कह सकते हैं कि हाँ भाई पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, घूम रही है, इस वजह से कॉरियोलिस इफेक्ट पैदा होता है। वो ही होता है जो हवा को उत्तरी गोलार्ध में आपको अपने से दाईं ओर और जो दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ से अपने से बाईं ओर रिफ्लेक्ट कराने के लिए जिम्मेदार होता है। पृथ्वी का घूर्णन, देखिए आप किसी झूले पे बैठे जो गोल गोल घूम रहा है, सपोज करिए खुद को, और आप वहाँ से कोई बॉल फेंकते हैं, तो आपको लगता है आपने फेंकी सीधे डायरेक्शन में है, बिल्कुल सीधे फेंकी सामने वाले को, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो बॉल अपनी जगह से इतना सा चाहे वो रिफ्लेक्ट हो, लेकिन अपनी जगह से रिफ्लेक्ट होगी ही होगी, चेंज होगा उसका डायरेक्शन। तो यही आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के साथ हो रहा है कि जब पृथ्वी घूम रही है तो वो जो हवाएं हैं, घूम रही है मीन्स इन द सेंस कि मान लिया पृथ्वी ऐसे इस वाले डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ से कोई हवा आ रही है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं, तो ये हवा क्या होगी, अपने से, यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो अपने से राइट डायरेक्शन में घूम जाएंगी, अपने से राइट, ठीक है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विचलन हो रहा है और अपने से राइट, तो यहाँ इधर को घूम जाएंगी, अपने से राइट इनका ये होगा, तो ये उधर से आ रही है ना, तो जो हमारे लिए राइट है वो उनका लेफ़्ट होगा और हमारे लिए जो लेफ़्ट है वो उनका राइट होगा। यहाँ मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, हालांकि ये कंसेप्ट बहुत बार घोल के पिया है। तो और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो भाई पवन यहाँ से चल रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ से चल रही है, इधर को आ रही है, तो ये कहाँ जाएंगी, अपने बाईं ओर, तो ये भी जो है इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएंगी थोड़ी सी इधर को,
तो ये ऐसे ऐसे तिरछी 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 जाती हैं। इसका डिटेल सेशन अगर आप कभी चाहेंगे तो हम लोग इसकी अलग से एक सेपरेट क्लास लेंगे, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें अलग चाहिए पढ़ेंगी हम लोग को, तो वहाँ पे मैप वगैरह रखें और फिर देखेंगे कैसे इसका पूरा कंसेप्ट है। खैर, पृथ्वी का घूर्णन दक्षिणी गोलार्ध में पवने वायु में विस्थापित हो जाती है। यहाँ ये भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि पृथ्वी के घूर्णन या परिक्रमण से कोरियोलिस इफेक्ट होता है, जिसका पता कोरियोलिस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लगाया था कि एक फोर्स काम करता है, इसीलिए उस फोर्स का नाम इन्होंने कोरियोलिस बल रख दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? हम जहाँ रहते हैं हमें पता है कि कहीं भी रहें, अब सीज़न चेंज हो रहा है, अभी सर्दी आएगी तो रातें लंबी हो जाएंगी, गर्मी आएगी तो वही रातें छोटी हो जाएंगी। तो यहाँ पूछा है, कारण पूछा है इन सारी चीज़ों का। तो देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होने से पृथ्वी का आपको पता है दिन रात होते हैं, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों दीर्घ वृत्तीय रीति से परिक्रमण, तो वो जलवायु परिवर्तन या ऋतुओं के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, रात्रि और दिन के उसमें नहीं होता है, ठीक है। और जो है स्थान की अक्षांशीय स्थिति से इसका कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमण, आप या यहाँ थोड़ा सा ये डाउटफुल है जो ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन यही सही है क्योंकि मैं इसको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था। पृथ्वी का अपने अक्ष पर रह करके सूर्य का परिक्रमण, तो यानी कि आप अगर बी और डी को अगर मिलाएंगे तो आप सही समझ, क्योंकि अगर पृथ्वी सिर्फ सूर्य का परिक्रमण कर रही होती और अपने एक्सिस पे टिल्ट नहीं होती, तिरछी नहीं होती, जो कि आपको पता है कि तिरछी है थोड़ी सी 23.5 डिग्री, अगर वो टिल्ट नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती, तो आपको पता है कि ऋतु परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सिर्फ चक्कर लगाने से एक सीधी पोजीशन में आप पूरा साल जो है सेम टेम्परेचर का जो है डिवीज़न होता, और मेजरली जो सबसे ज़्यादा किरणें पड़ती हैं आपकी भूमध्य रेखा के पास में, हमेशा सीज़न एक जैसा रहता, क्या बदलता। अब टिल्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जब अभी हम यहाँ सूरज है और यहाँ पृथ्वी है, टिल्टेशन की वजह से आपकी जो किरणें अभी उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, ऊपर टॉप पे, अभी जब हम यहाँ घूम करके इस तरफ आएंगे सूरज के, तो अब आप समझ रहे कि कैसे सूरज की किरणें इस वाले पोर्शन में, नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी, तो रात्रि चेंज होगी, ऋतुएं चेंज होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो इनको दो ऑप्शन मिला करके सही से ऑप्शन बनाना चाहिए था, ये क्वेश्चन के ऑप्शन की मिस्टेक है। बाकी अगर आप कंसेप्ट समझते जा रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन पे ध्यान देना उतना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ अपने दिमाग में कंसेप्ट को मजबूत करिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। ये वही 1/4 दिन है जो 4 साल बाद हम इसको पूरा दिन जोड़ के, और लीप ईयर वो 29 डेज कर देते हैं फैब में। ये कंसेप्ट है आपका। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में परिक्रमण के कारण ही अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात की अवधि में अंतर पैदा होता है। बेसिकली ऋतुएं भी इसीलिए ही चेंज होती है क्योंकि वो टिल्टेशन है उतना एक्सिस पे, टिल्टेशन नहीं होता तो आपको पता है कि ऋतुएं भी चेंज नहीं होती। आखिरी क्वेश्चन जो है वो सेशन का, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो सीक्वेंस के हिसाब से आपने पता है कि सबसे पहले बुध शुक्र पृथ्वी, और फिर मंगल बृहस्पति, और इसके बाद जो भी हैं शनि बृहस्पति और शनि, और अरुण वरुण। हाँ जी, तो मार्स के और आपसे यूरेनस के बीच में पूछा हुआ है, एक हिंदी एक इंग्लिश वाला टर्म। इससे क्या होता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। हालांकि आपको दोनों ही लैंग्वेज को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हाँ कहीं कहीं पे आपको हिंदी वर्जन नहीं मिलेगा नामों के साथ। आप देख भी चुके होंगे एग्जाम्स में कैसे धोखेबाजी करते हैं हिंदी मीडियम वालों के साथ। तो मंगल और मार्स और यूरेनस के बीच में भाई बृहस्पति और शनि है, ठीक है, जुपिटर और सैटर्न, देन यूरेनस, देन आपका नेपच्यून आखिरी। तो ये पूरा सीक्वेंस था। अच्छा, मंगल और बृहस्पति की बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बेल्ट है जो इन दोनों के कक्षाओं के बीच में पाई जाती है, इन दोनों ग्रहों के बीच में। चलिए जी, तो सेशन के ये क्वेश्चंस थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट, जो कि कंप्लीट होते हैं। तो अब हम मिलते हैं इस पे अगले सेशन में। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा इसको समझा होगा, एंजॉय किया होगा पूरे सेशन को। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्या बोलूँ, इसी तरह से क्लास में बने रहिए और हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।